हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सोन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी में संज्ञा देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुत ही डिटेल में और ट्रिक के साथ समझे हैं। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें। उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। आप सभी को ये परिभाषा समझ में नहीं आया होगा। ठीक है ना। अब आपको पहचान मैं आपको बताता हूँ और एक ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो इसकी मेरी पूरी गारंटी है कि आप सभी लोगों का संज्ञा में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए उसमें कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहचान क्या है? जिनका किसी न किसी आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं तो उसमें क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। वे शब्द जिनका हम लोग किसी न किसी आधार पे क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें कौन संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे एग्जाम्पल है गाय। तो गाय का हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं किन किन आधार पर? छोटी गाय, बड़ी गाय, काली गाय, सफ़ेद गाय, कम दूध देने वाली गाय, ज़्यादा दूध देने वाली गाय। ठीक है ना। इसी प्रकार मोर का वर्गीकरण कर सकते हैं उसके आकार पे, उसके रंग पे। तो इनमें कौन संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। और हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं कि किन किन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती है। ये निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होगी। किन किन शब्दों में? किसी भी पशु का नाम हो, उसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि हम उन पशुओं का वर्गीकरण आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, इनका हम लोग किसी न किसी आधार पे वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार पक्षी का नाम हो, किसी भी पक्षी का नाम हो, उसमें भी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मोर, तोता, उल्लू। ठीक। और अनाज का नाम हो, किसी भी अनाज का नाम हो, जैसे गेहूँ, जौ, चावल, दाल, इन सभी में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। फल या सब्जी का नाम हो, उसमें भी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक की संज्ञा होगी। क्योंकि उनका हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण किसी न किसी आधार पे कर सकते हैं। जैसे भिंडी, आम, केला। पुष्प या फूल का नाम, उसमें भी जातिवाचक संज्ञा होगी। गुलाब, कमल, चमेली। पद के नाम में भी शिक्षक, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। शिक्षक, प्रधानमंत्री, राज्यपाल का भी हम लोग वर्गीकरण से कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का हमें वर्गीकरण करना है तो भारत के प्रधानमंत्री हो गए, अमेरिका के प्रधानमंत्री हो गए, चीन के प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है ना। तो किसी न किसी आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। और मसालों के नाम इलायची, मिर्च, नमक। और खनिज पदार्थ या धातुओं के नाम में भी जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कोयला, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, इन सभी में कौन संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा देख रहे हैं। भाववाचक संज्ञा क्या कहता है? किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे डर, हर्ष, क्रोध, बुराई, कोमलता, बचपन आदि, इन सभी में क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है ना। मैं आपको कुछ ट्रिक समझाता हूँ। निम्नलिखित प्रत्यय के योग से बने शब्दों में भाववाचक संज्ञा होगी। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है उसे हम क्या कहते हैं? हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो जो निम्नलिखित प्रत्यय हैं, जिन शब्दों के पीछे दिख जाए आपको, तो उन सभी शब्दों में कौन संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे क्या है? एक ता प्रत्यय है। ठीक ना। तो प्रत्यय हमारे कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे गुरुता, लघुता, पशुता, शिष्टता, इसमें कौन संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ईमा प्रत्यय लगा हो, कालिमा, गरिमा, लालिमा, मधुरिमा। ठीक है ना। तो इनमें भी जातिवाचक संज्ञा होगी। आस प्रत्यय लगा हो, मिठास, खटास, प्यास। ठीक। पन, जिन शब्दों में पन प्रत्यय भी लगा हुआ उसमें भी जातिवाचक संज्ञा होगी। बचपन, लड़कपन, अपनापन। ठीक। आटा लगा हो, आटा प्रत्यय लगा हो, जैसे सन्नाटा, खर्राटा, फर्राटा। एक अत प्रत्यय लगा हो, जैसे बचत, खपत। इन सभी में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। एक आहट प्रत्यय लगा हो,
तो जिन शब्द में आहट प्रत्यय लगा उसमें भी भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे टकराहट, घबराहट, चिल्लाहट, इन सभी में कौन संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। आप सभी को इन 7 प्रत्यय को याद करना होगा। ता, इमा, आस, पन, आटा, अत, आहट। ये जिन प्रत्ययों का प्रयोग जिन शब्दों में किया गया हो उन सभी शब्दों में भाववाचक संज्ञा होती है। संज्ञा का हम लोग चौथा भेद देख रहे हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हों। वे शब्द जो किसी धातु का या फिर क्या हो, किसका? द्रव्य का बोध कराते हों, तो उनमें कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है ना। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, पानी, पीतल, घी आदि। दूध हमारा क्या है? द्रव्य होता है। दही भी हमारा क्या है? द्रव्य है। और सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? हमारे हैं धातु हैं। तो जो भी शब्द हो धातु या द्रव्य का बोध कराए तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक। और संज्ञा का 5वां भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या कहती है? जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के उसके पूरे समूह का बोध हो उसमें कौन सी संज्ञा कहलाती है? समूहवाचक, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे भीड़ है, जो भीड़ होती है किसका समूह होता है? लोगों का समूह होता है। ठीक ना। आदमी का समूह होता है कि नहीं होता है? पुस्तकालय में किसका समूह होता है? पुस्तक का समूह होता है। सेना में किसका समूह होता है? सैनिकों का समूह होता है। ठीक इसी प्रकार से जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के उसके समूह के बारे में बात हो तो उन सभी में कौन संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी।